अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। 2 मजीद मुकदमात के साथ कुल 78 मुकदमात दर्ज। जमान पाक पर पुलिस के छापे, मगर इमरान खान आज इस वक्त भी पुलिस की दस्तरस से बाहर। जमान पाक में मौजूद इमरान खान गिरफ्तार तो नहीं किए जा सके, मगर उनके खतबात नशर करने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। प्रेमरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरान खान मुसलसल रियासती इदारों और उनके अफसरान पर इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान के नफरत अंगेज बयानात से अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा है, इसलिए इमरान खान की तकरीर लाइव या रिकॉर्डेड टेलीविजन पर नशर नहीं की जा सकती और इमरान खान की तकरीर और बयानात पर पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इस जबानबंदी के बाद आज नैब की टीम नोटिस देने जमान पाक पहुंची तो उसे इमरान खान के घर तक रसाई नहीं दी गई। वजीर दाखिला आज फरमा रहे थे कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं गई, गिरफ्तार करना होता तो कर लिया जाता। वजीर दाखिला के बकौल पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए गई ही नहीं, मगर वजीर दिफा का कहना है कि इमरान खान गिरफ्तारी के लिए हिम्मत पकड़े। पहले अपने लीडर को थोड़ी सी हिम्मत दें, उसको कुछ जगह लगाएं। जो है एक्चुअली मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, एक तो हिम्मत नहीं होती, जो है बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर मरियम नवाज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दें। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से आकर गिरफ्तारी देता है। नवाज शरीफ साहब वो बहादुर शख्स, उन्होंने एक पूरा साल जेल काटी। आप उस शख्स से कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं जिस शख्स ने एक दिन भी जेल नहीं काटी? जेल जाने के डर से जो 5 माह से प्लास्टर अपनी टांग पे लगा के बैठा है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कानूनी तौर पर इस वक्त स्टेटस बराबर है? एक तरफ मियां साहब कन्विक्टेड हैं, अदालत को मतलूब हैं, इश्तिहारी हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ 78 मुकदमात दर्ज तो हैं मगर कन्विक्टेड नहीं और ना ही अदालत को मतलूब हैं। मुतअद्दिद मुकदमात में जमानत पर हैं। दोनों फ्रीकैन 2 मुंतखब वज़ीर आज़म को शेर और चूहे से मंसूब करके दर हकीकत इंसानियत की मिराज से गिरा रहे हैं। जहां कानून सब पर बराबर लागू होता है, मियां साहब इमरान खान से बेहतर हैं तो आइन और अदालतों का सामना करें। ऐसे ही अगर इमरान खान खुद को लीडर कहते हैं तो कानूनी तकाज़ों को वेलकम करें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखकर मुकदमात में पेशी पर मुनासिब सिक्योरिटी और वीडियो लिंक पेशी की इजाजत तलब कर ली है। एक कातलाना हमले के बाद इमरान खान पर दूसरे हमले के खदशात भी मौजूद हैं और इस खतरे के होते हुए हुकूमत ने खैर से इमरान खान पर 75 मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं। मुकदमात दर मुकदमात के इस खेल में हुकूमत अब इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग कर रही है। बात करते हैं इमरान खान साहब चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब से। शिबली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाए दीजिएगा, इमरान खान साहब गिरफ्तारी से डर क्यों रहे हैं? देखें, इमरान खान किसी चीज से सिवाय अल्लाह ताला के किसी से नहीं डरते। ये जो हमने देखा है कि जो एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि 78 मुकदमात दायर कर दिए हैं, ये बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर उनको एक ऐसे घेरे में लेना है जिसमें कि उनको इस इलेक्शन कैंपेन ना करने पे मजबूर किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो खान साहब जो पेश नहीं हुए या नहीं हो सके, जो कि अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले हर अदालत में गए हैं, तो उनका मुआजना नवाज शरीफ के साथ करना, मेरा ख्याल है कि ये तो हम इसको बड़ी बेइज्जती समझते हैं। क्योंकि एक नवाज शरीफ है जो मुल्क से भागा हुआ है, वो अदालतों से तो छोड़े एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए हैं, जिस तरह आपने भी खुद कहा। और दूसरी बात यह है कि जो उनके भाई हैं, जो उनके गारंटर हैं, जिन्होंने सर मसला ये है कि अगर आप पेश नहीं करेंगे इमरान खान साहब को तो अरेस्ट वारंट्स जारी होंगे, कल फिर जेल भी जाना पड़ जाएगा, दायमी अरेस्ट वारंट्स हो जाएंगे, फिर भी ना गए इश्तिहारी तो आप लोग भी खान साहब भी बन जाएंगे। नहीं, वो अपने मुल्क से तो नहीं भागे। नंबर 1, वो इधर ही लाहौर में अपने घर में है, कहीं कहीं गए नहीं है। इनकी तरह नहीं है कि जब भी सख्त वक्त आ जाए तो सामना क्यों नहीं करते सर? आपने शिबली साहब कल गए, आपने कह दिया कि वो मौजूद दस्तयाब नहीं है। आप देख लें किस तरह की गैर मुनासिब इस्तेलाह एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल की जा रही है कि चूहा बिल में घुस गया, चूहा छुप गया। ये मुझे तो बात करने दें मेहर। अगर आपका सवाल मैंने समझ लिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि खान साहब पेश होते आए हैं हमेशा। आपने देखा कि जो लाहौर में जो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे, वहां पे क्या हुआ, फिर उधर इस्लामाबाद में जो गए वहां पे क्या हुआ, और हम वहां पे जाते हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे कायम हो जाते हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल नाम की भी नहीं थी,
तो एक ऐसा शख्स जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, जो इस मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी का सरबराह हो, एक वो शख्स जो कि मुस्तकबिल का भी इंशाल्लाह वजीर आजम हो, उसकी सिक्योरिटी को उनको एक्सपोज करना, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल खान साहब पे अगर कातलाना हमला दूसरी दफा भी हो जाता है, जिसके कि हमें काफी बड़ी उसमें तादाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम क्यों एक्सपोज करें? हमारे पास और पाकिस्तान के अवाम के पास मान ली आपकी बात, अगर आप अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो मुस्तकबिल के वजीर आजम भी हो सकते हैं, मकबूल तरीन लीडर भी हैं आज के, मगर वो फिर भी कानून से बालातर नहीं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि भौंडे तरीन ये मुकदमात हैं, तमाम के तमाम दहशतगर्दी से लेके कत्ल के इल्ज़ाम से लेके, मगर सर फिर भी कानून, आप जानते हैं कि सुप्रीम लॉ इज सुप्रीम, बराबर है, हर आदमी बराबर है कानून के आगे। तो इमरान खान साहब को इनएविटेबली, लाइक इट और नॉट, पेश जी। देखिए महर, इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी भी अदालत की किसी हुक्म से हम वरगर्दानी नहीं कर रहे। हम जो कह रहे हैं, जो हमारे पास लीगल ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो जमानतों की सूरत में हो, प्री अरेस्ट बेल हो, एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस हो, जिस तरह हमने ये देखा है कि खान साहब का जो असैसन था, टू बी असैसन, वो तो उस पे वीडियो लिंक पे अपनी वो प्रोसीडिंग्स कर रहा है, और वो शख्स जिस शख्स ने हमला किया है और जो विक्टिम है, उसको जो है तो आप ये फैसिलिटी नहीं दे रहे। तो ये देखें, ये सारी चीजें, ये यूनिक सी सिचुएशन है, और हम बिल्कुल अपने जो हमारे पास जो अवेलेबल लीगल ऑप्शंस हैं, हम उनको अवेल करेंगे, वो हमारा हक है। और खान साहब ना इससे जेल से घबराते हैं। फरमाई दीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने महर, आप इस बात पे क्यों नहीं समझते कि जो खान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो रियल हैं, वो साबित हो चुका है। उन्होंने अपने तकरीरों में कहा था कि होगा। जी बिल्कुल, इससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करते, बिकॉज एक कातलाना हमला हो चुका है। मगर सर, मेरे सवाल का जवाब, कल जब आपने कहा कि वो दस्तयाब नहीं, ये आप अपने तय कह रहे थे या आपको कहा गया था कि वो नहीं है? देखें, ये एक तो पहली बात ये कि अच्छा है कि कुछ हमारे दोस्त एंकर्स हैं जिन्होंने के मिसकंस्ट्रू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इज नॉट प्रेजेंट। मैंने एज अ चीफ ऑफ स्टाफ मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि ही इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट एंड वी विल फॉलो ऑल द लीगल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये लेके वो चले गए, तो इसमें गलती क्या हो गई? ये तो सारा हंगामा तो ये जो बैठे हुए हैं अपना ये जो पीडीएम के जो लोग बैठे हुए हैं, ये इन्होंने उसको एक यूनिक चीज बना दी। वो समन था, वो वारंट गिरफ्तारी नहीं था, वो एक समन था। सो उस पे उल्टा जो है तो पर्चा बना दिया गया, खान साहब पे भी बना दिया गया, मुझ पे भी बना दिया गया। नो इश्यूज, हम जाएंगे। लेकिन असल में कौम को जो पता चल गया है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये एक उस ऐसे पॉपुलर लीडर को रास्ते से हटाना, मरियम नवाज की क्या जुर्रत हो सकती है, क्या उसका मुंह बनता है कि वो अपना बाप जो कि उसका उधर लंदन में कानून से भागा हुआ है, वो हमें भाषण दे रही है कि जो है तो हम गिरफ्तारी से क्यों भागते हैं। ये तो मतलब है कि ये तो प्रिपोस्टरस है, ये तो एक ऐसी बात है कि मैं हैरान होता हूं। अब देखें, खान साहब जो है तो उनपे उनकी टीवी अपीयरेंसेस पे भी बैन लग गया है। हर रोज मुकदमे, आज बलूचिस्तान में एक मुकदमा हुआ। आई मीन, पाकिस्तान के अवाम घास नहीं खाते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। तो अगर इंतखाबात में इन्होंने इमरान खान को हटाना है, ये कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनको मुकाबला करना चाहिए इलेक्टोरल फील्ड में, बजाय कि वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, मुल्क से भी भागे हुए हैं, मुल्क के लूटा भी हुआ है, और आज वो लोग हम पे मुसल्लत हैं, और वो लोग जो हैं तो आज हमें इखलाकियात का और हमें बहादुरी का वो दे रहे हैं। अच्छा, शिबली फराज साहब, एक और क्लैरिटी दे दीजिएगा। 2 दिन कबल इमरान खान साहब ने बड़े रिकंसिलिएटरी मैनर के अंदर कहा कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूं और सब कुछ माफ करने को तैयार हूं, और हमने देखा उसके 48 घंटे गुजरे नहीं कि उन्होंने डर्टी हैरी का नाम लिया और फिर एक अटैक और किया एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल के ऊपर, और उसका फिर आप भुगत भी रहे हैं अभी पाबंदी की सूरत उसे। तो ये क्या टैक्टिक्स हैं सर? गुड कॉप, बैड कॉप, आई मीन एनी कॉप एज लॉन्ग एज इट वर्क्स? नो, यू सी, जो खान साहब ने जो पहली तकरीर थी, ही मेंट इट। और आप देखिए उल्टा हम पे क्या हुआ कि हम पे 2-4 पर्चे और कर दिए गए। तो देखिए, ये नहीं हो सकता कि हमें दीवार से लगाया जाए और हमें हमारी जो नॉर्मल बात है उसको भी वो किया जाए। और जो मरियम नवाज ने जो कि किया है, लिविंग मतलब लाइव जलसे में उन्होंने तस्वीरें दिखा के फौज के और अदलिया के
मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस को ओके उनको निशाना बनाया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, न कंटेम्प्ट है। हमारे लीडर ने ओके, तो और एक और क्लैरिटी दे दें सर, आप बातचीत का जिक्र किया इमरान खान साहब ने, मगर आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि वो संजीदा सियासतदान ही नहीं है जिनसे बातचीत की जाए। आप लोग बातचीत करना किससे चाह रहे हैं फिर? चोरों के साथ बैठ नहीं सकते, लुटेरों के साथ बैठ नहीं सकते? क्या सिर्फ फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं आप लोग? बात नहीं करें, जरदारी की बात नहीं करें, बिकॉज ये कोई पाकिस्तान के, ये जो है तो वो एक शातिर जो लोगों के जमीर खरीदता और बेचता है, वो तो आप कह सकते हैं, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? एक रूरल सिंध की जमात रह गई है, और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, 4 सूबों में है। तो हमारे लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल है। से बात करेंगे सर? जी किससे बात करेंगे आप? देखें, बात किससे करेंगे सर? फौज से बात करनी है? सिर्फ बात किससे करनी है? नहीं, देखें, बात किस चीज की करनी है? हमने बात करनी है आईन की, हमने बात करनी है कानून की। हम आईन के तहत जो भी इलेक्शंस की डेट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है, अब ये कौन होते हैं कि ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उठ के खड़ा होके कभी जो है तो ये नवाज लीग के लोग उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं कि जी ये यूं होगा और वो होगा। ओ भाई, हम आईन के साथ खड़े हैं, आईन को आप फॉलो करें। आप आईन को नहीं फॉलो करेंगे तो आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, और आप इस वक्त अगर इलेक्शन से भाग रहे हैं तो किसी कानूनी के हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी जिंदगी को लाहक खतरात के हवाले से रोशनी डाल रहे थे। इस मुल्क के अंदर क्या तमाशा चल रहा है, सालिम सियासत यरगमाल बनी हुई है, किस चीज़ के हाथों? वक्फे के बाद आपको बताएंगे। अलमारियों में रखी वीडियोस और ऑडियोज ने सालिम सियासत को यरगमाल बना रखा है। ना इन लीक्स को बनाने वाले का खुरा तलाश करने के लिए कोई तैयार है, और ना ही तहकीकात के लिए कोई अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। फवाद चौधरी के उनके भाई फैसल चौधरी के साथ मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई कि जिसमें मुबैना तौर पर किसी मामले को सेटल करने के लिए फैसला साजी जारी है। इस ऑडियो लीक में सुना जा सकता है कि 2 हाजिर सर्विस जज साहिबान के नाम लिए गए और ट्रक का जिक्र हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं क्या वो अपना ना मेरी कोई जनरल कराओ दूसरा अपना ना उन्होंने जरा मिल लो उनको जो घंटे पूरा खड़ा दसो जाती तजवीज ये है कि ये करके ना सारा 3-4 करा के ना इस्तेफा से इन्हों उसे 228,000 ताकि इन्हों के प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह इन्होंने पूछ कर इस ऑडियो लीक की वजाहत में फवाद चौधरी ने 2 टोक तरदीद की, जबकि फैसल चौधरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं तो खुद को बहुत अहम समझता हूं, मेरी तो मौजें लग गई हैं। मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है, और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं है, तो मुझे लगी है। मैं मेरा ख्याल फीस अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। और आपके राब्ते भी हैं नकवी साहब के पीछे कौन सा ट्रक खड़ा है? ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। 2 हाजिर सर्विस सीनियर जज साहिबान से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स पर जितना गैर संजीदा रद्द अमल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का था, उससे कहीं ज्यादा हुकूमत फकत मजा और तंज के मूड में नजर आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक खिलौना ट्रक लेकर जलसे में आई और अवाम को महजूज करने की कोशिश की। ट्रक देना जरा, अब ये ना कह देना कि जो ट्रक तुमने कोर्ट के बाहर खड़ा किया वो ट्रक मरियम नवाज चला रही थी। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है, अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब जहाँ जहाँ ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो। ट्रक इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के 4 पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। मरियम नवाज का ये दावा है कि उनके पास जनरल रिटायर्ड बाजवा के तो नहीं मगर जनरल रिटायर्ड फैज के कुछ सबूत जरूर मौजूद हैं कि जो मुमकिन तौर पर ऑडियोज और वीडियोस की शक्ल में हैं। मरियम नवाज माजी में भी ऐसा दावा कर चुकी हैं। आप जनरल फैज हमीद तक तो बात करती हैं, जनरल बाजवा को जिम्मेदार नहीं ठहराती जबकि नवाज शरीफ ठहराते हैं, क्या वजह है इसकी?
क्योंकि मेरे पास तो सबूत है उनकी इन्वॉल्वमेंट के। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की जो गवाही है उसमें जनरल फैज जो थे वो शौकत अजीज साहब के पास चल के गए थे। तो मैंने तो सिटिंग DGISI के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन जमा कराई थी सबूतों के साथ। कोई इसको डिफ्यूट कर सकता है, डिनाई कर सकता है तो मेरे सामने आए। वीडियोस कभी दफन नहीं, वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। 2014 के धरने के दौरान आरिफ अलवी और इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक, CCPO लाहौर और डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, शौकत तरीन, जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो लीक्स और मरियम नवाज के दामाद के लिए मशीनरी मंगवाने से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो लीक्स, हत्ता के मरहूम जज अरशद मलिक, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और परवेज रशीद की मुबैना गैर अखलाकी वीडियोज। क्या हुकूमत, अदालत और मुतल्लिका इदारों ने ये सुराग लगाने की कोशिश की कि ये ऑडियो वीडियोस का वेयर हाउस है कहाँ और कौन जरूरत पड़ने पर मार्केट में बगैर कीमत उछाल देता है? जजों की साख मजरू हुई, मुंतखब नुमाइंदों का किरदार दागदार हुआ, ना अदालतों ने सुओ मोटो नोटिस लिया, ना फोरेंसिक हुआ, ना ही वजीर आजम पाकिस्तान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ताज्जुब की बात यह है कि हाजिर सर्विस सीनियर जज को मंजर आम पर आने वाली तमाम ऑडियो लीक्स के बाद मुतनाज़ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली इस हफ्ते की कॉज लिस्ट के मुताबिक 2 बेंचेस में शामिल किया गया है। एक बेंच में वो चीफ जस्टिस के साथ और दूसरे की सरबराही करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदालत उज़्मा के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आज तीसरी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की फौरी समाअत और उनसे अदालती अमूर वापस लेने की इस्तदा की गई है। इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि 2 रोज से उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ और खदशा यह है कि उनके मोबाइल डेटा को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गैर रस्मी गुफ्तगू में अहम इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन नहीं करार दिया। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा हुआ करता था। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा है कि इमरान खान ने राब्ता करके मदद मांगी, मशवरा दिया कि अदालतों का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, सिर्फ एक मुकदमे के अलावा बकौल साकिब निसार साहब जिस शख्स का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो हमेशा पसंदीदा रहा है, उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। उनका कहना है कि जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू कर दिया था कि ये अपना चीफ है। मैंने पैनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था और नाअहली केस में मियाद से मुतल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मुआवनत करना चाहे करे। नाअहली की मियाद का तकर्रुर आइन और कानून की रोशनी में किया। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से सवाल किया गया कि पैनामा केस में आप पर नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए जनरल रिटायर्ड फैज ने दबाव डाला। इस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज कौन है कि जो मुझ पर दबाव डाले? मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा से इस दावे के बारे में बात करूंगा। नाज़रीन, 24 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आई। तब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑडियो लीक सिक्योरिटी पर बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म हाउस की नहीं, रियासत पाकिस्तान के वक़ार की बात है। वज़ीर आज़म ने इस अहम तरीन मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फौरी ऐलान किया था। रियासत पाकिस्तान के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने वाली इस कमेटी को कमोबेश 7 माह हो चुके हैं। कौन कल्प्रिट था हमें नहीं मालूम, शायद कभी मालूम हो भी ना सके। लेकिन ऐसे माहौल में कि जहां वीडियोस और ऑडियोज़ ने सालिम सियासत को यरगमाल बना रखा है और रोज़ की सियासत का तयन इनके गिर्द हो रहा है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जिस तरह पूरी कौम को ठीक करना है और संभालना है, मुईशत को संभालना है, मिलिट्री माइंडसेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है कि अदलिया को भी संभालना है। बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम, मंसूर अली ख़ान और सैयद इमरान शफ़क़त मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हबीब, आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाइएगा कि क्या इस मुल्क में आज इन ऑडियो वीडियोज़ की गर्ज से अगर देखा जाए किसी इदारे की साख है जो नई मजरू हुई? देखिए, जब कोई भी सवाल होता है तो वो बड़ा हमागीर होता है, और जब ये पहली ऑडियो वीडियोस आना शुरू हुई थी तो उस वक्त भी मैंने अर्ज़ किया था और कॉलम लिखता था उस ज़माने में मैं, तो मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं और ये चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए, बल्कि आप यूँ कहिए कि हमारे पूरे के पूरे निज़ाम को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये है एक उसूली बात जिससे
सबको गुजरना चाहिए। लेकिन यहाँ जो खास तौर पर जिस ऑडियो का आप जिक्र कर रही हैं, जिसे आपने आगाज किया, वो ऑडियो है फैसल चौधरी की और उनके भाई फवाद चौधरी की। इस ऑडियो को फर्ज कीजिए कि हम अगरचे इन दोनों फरीकों ने, इन दोनों भाइयों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फर्ज करें हम इसको मान भी लें, तो क्या इसकी बुनियाद पे कुछ इस तरह के एस्पर्शंस कास्ट किए जा सकते हैं किसी जज के हवाले से और अदलिया के हवाले से कि दो लोग आपस में, आप और मैं बात करें, मंसूर और मैं या इमरान और मैं, हम आपस में किसी प्राइवेटली बात कर रहे हों कि जनाब फलां जज साहब के बारे में कोई राय का इजहार कर रहे हों और उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक कर दिया जाए, तो उसको वो क्या चीज़ है? वो क्या जज साहब के जुर्म का सबूत है या कहने वालों के जुर्म का सबूत है? तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो इस हद तक बिगड़ चुका है कि हम बाज़-औक़ात वाक़यात का दुरुस्त रुख भी मुतय्यन नहीं कर सकते। वाक़यात हमें क्या सबक दे रहे हैं या वाक़यात से क्या नतीजा निकलता है, वो भी दुरुस्त तौर पे अखज़ नहीं कर पा रहे। हम में से हर एक अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन को टो करता हुआ आगे बढ़ता है। अब आप देख लीजिए, इन दो भाइयों की वीडियो की बुनियाद पे एक ट्रक भी दिखाया जा रहा है, एक बात भी की जा रही है और सारे का सारा एक पूरे का पूरा आप निज़ाम इंसाफ को आपने उसको शुकूक व शुबहात में लपेट दिया है। अब पता नहीं मुझे तो यानी ये इसमें किसके क्या मफादात हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें ये किसी को भी पे नहीं करेंगी और बिलखुसूस उनको जो इससे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान, ये किसी को पे नहीं करेंगी या ये एक अल्टीमेट रेट्रिब्यूशन या एक अल्टीमेट क्लैरिटी की जानिब हमें लेके जा सकती हैं? गो कि किसी की तरजीह तो ये दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना इनके फोरेंसिक्स हो रहे हैं, ना ये खुरा तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कौन ये वेयर हाउस ऑपरेट कर रहा है, कब कैसे इनको आगे मंजर आम पर लाया जाता है। इधर तो इस इमाम में तो सभी एक्सपोज हो चुके हैं। शुक्रिया मेहर। मसला ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और जिन लोगों को गैर जानिबदारी से बात करनी चाहिए वो लोग भी गैर जानिबदारी से बात नहीं करते। और देखें ना, बात ये है कि जब हम अपनी अपनी ऐनक लगा के बात करेंगे तो फिर हम किसी हल की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। अब मसला ये है कि जो मतलब 2-3 फोर्सेस इस तरह की हैं इस सारे खेल में, जो चाहें तो इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती हैं। सबसे पहले जिसकी साख मुतासिर हुई, जो हमारे ख्याल में, अगर किसी के ख्याल में किसी की साख बची है तो वो पाकिस्तान की अदलिया की साख मुतासिर हो रही है। अगर उनकी हो रही है तो वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें, इस मामले की इंक्वायरी करवा लें। और वही उनके पास बड़े वसी तर इख्तियारात हैं, उनको आइन दस्तक देता हुआ तो नजर आता है, लेकिन उनके जज जो टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो उनको ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो साख ये मुबैना तौर पर मैं तो इसको नहीं कहूंगा, उसकी वजह ये है कि परवेज राय साहब ने तो इसको तस्लीम कर लिया होगा और फिर सिर्फ टेलीफोन बहुत सी तस्लीम हुई है, बहुत सी नहीं भी हुई। मगर इमरान, मुझे ये बताइएगा कि आप आज अभी मैंने बताया कि जो कॉज लिस्ट अगर देखी जाए तो केसेस फिर भी फिक्स हो रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस भी पड़े हैं। तो मैं माफी चाहता हूं। देखें, बात यह है कि हम भी घबराते हैं बात करते हुए। अभी बात अदलिया पे आई है तो आपने बात घुमाने की कोशिश कर दी है। माफी चाहता हूं ये वाली बात करते हुए। हमें इन चीजों से की बात नहीं है, कुछ साबित होगा तो बात करें ना सर। जी, क्या करें इस मुल्क के अंदर? हर चीज को सियासत के लिए उछाला ही जा रहा है ना, तो हमारे लिए तो सर आंखों पे एहतराम है जब तक कोई कन्विक्शन या कोई। मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये अदलिया इस पे नोटिस ले ले, वो मुबैना है या मुबैना नहीं है। सबसे ज्यादा इख्तियार किसके पास है? अदलिया के पास है, ले ले नोटिस, करवा ले इंक्वायरी। दूसरा इख्तियार है हुकूमत के पास कि हुकूमत इसके ऊपर नोटिस ले और पूछे कि कौन सी एजेंसियां जो ये वाले काम कर रही हैं। तीसरा इख्तियार उनके पास है जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये उनकी आवाज है। ये जो चौधरी बरादरान हैं हमारे, परवेज लाई साहब हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, खुद इमरान खान साहब की एक इखलाक बाख्ता ऑडियो आ चुकी हुई है, वो चले जाएं किसी फोरम के ऊपर, वो आवाज उठा दें कि यार ये हम नहीं है, ये हम नहीं कर रहे। मसला ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स पाकिस्तान की इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें किसी का कोई किरदार बाकी बचा नहीं है। कोई बंदा सामने आने को तैयार नहीं है, अदलिया सामने आने को तैयार नहीं है, हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और जो लोग मुलव्वस हैं इन चीजों में वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि किसी का दामन साफ नहीं है। हर कोई इस पावर पॉलिटिक्स में अपना अपना डर्टी रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे मसाइल हैं।
अब हम इसको तकदीस का जामा पहना दें, हम इसको जनाब मुबैना कह दें, हम इसको फलां कह दें, हमारी मर्जी है, हमको कोई नहीं किसी को रोक सकता। मसला अच्छा सिर्फ ये ऑडियो का मसला नहीं है, जिंदा जागते जीते करैक्टर है हमारे, वो क्यों नहीं बोलते? मिसाल के तौर पर ये जनरल बाजवा साहब इंटरव्यू देते फिर रहे मंसूर अली खान साहब को, भाई वो उन पे गद्दारी के मुकदमे बन सकते हैं इन इश्यूज के ऊपर कि वो क्लियरली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिजी या कह लें कि वो मतलब साजिश कर रहे थे बैठ के। इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं ना कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई, तो करे ना, फिर कहीं से तो आगाज होगा। तो ये सिर्फ ऑडियो का मसला नहीं है, लोग जिंदा जावेद बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने जनरल फैज हमीद के जरिए इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाया, वो कह रहे हैं कि जी के शौकत सिद्दीकी साहब जिंदा बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये फैज हमीद मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब कि ये हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं सुना गया, उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया। तो हम किन चक्रों में हैं? हम क्या तलाश करना चाह रहे हैं? कुछ तलाश किन चक्रों में है मंसूर? अभी तो सहाफ़ी इंटरव्यूज ले रहे हैं, जस्टिस साकिब निसार की भी इंटरव्यू सामने आया है, बाजवा साहब का भी इंटरव्यू सामने आया, बहुत से इंकशाफातें, जिंदा लोग हैं, अल्लाह इन्हें हयात रखे। मगर कोई कहता है किताब का इंतजार करें, कोई कहता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी, केसेस हैं तो वो चलते नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस पूरी कंफ्यूजन के अंदर कह रहे हैं कि हमने ही संभालना है, हमने अब अदलिया को भी संभालना है, हमने एक फौजी माइंडसेट को भी संभालना है। क्या सियासतदान बाकी लीड फ्रॉम द फ्रंट और रहनुमाई कर सक रहे हैं जो अपने दामन दागदार करा के खामोश हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया मेहर। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 3-4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनको जरा क्लियर करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि आई हैव नेवर क्लेम कि जनरल बाजवा ने मुझे कोई इंटरव्यू दिया है, मैंने जनरल बाजवा का कोई इंटरव्यू नहीं किया है। सो एक चीज तो जरा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, मैंने अपने किसी व्लॉग में ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे इंटरव्यू दिया है। मैंने जो कुछ भी बात की है वो अपने सोर्सेस से की है, बाकी जर्नलिस्ट का मुझे पता नहीं, शायद उनको इंटरव्यू दिया हो, इफ दे आर क्लेमिंग कि जनरल बाजवा ने उनको इंटरव्यू दिया है। एक चीज। दूसरी बात ये कि जहां तक इन तमाम चीजों का ताल्लुक है कि जी कोई कुछ नहीं कर रहा, करता क्यों नहीं है, जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं करता। ये इमरान साहब और हबीब साहब दोनों लाहौर के अंदर मौजूद हैं, तो मैं पंजाबी का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जिसे कहते हैं काणे हैं। ये पंजाबी का ना एक लफ्ज है, ये सारे के सारे काणे हैं। वो काणे का मतलब होता है कि बेसिकली सारे के सारे जो है ना, उनको पता है कि हमारे कबर्ड के अंदर ना स्केलेटन्स हैं, और हम सब ने ये जहां से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सब ने वहां से कोई ना कोई फायदा कभी ना कभी लिया है, और उन्हीं की वजह से, उसी पुश की वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए। चाहे वो सियासत हो, चाहे सहाफत हो, चाहे और दीगर इदारे हो, सबको पता है कि काणे हैं। इस वजह से जब उनको ये भी पता लग रहा है कि जब हमारी अपनी ऑडियो सामने आ रही है तो इसके ऊपर बोलना नहीं है, अगर दूसरे की ऑडियो है उसके ऊपर खुल के सियासत करनी है। आज इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तकलीफ हो रही है कि जनाब की ऑडियोज क्यों रिकॉर्ड हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है। इमरान खान साहब जगह जगह पूछते फिर रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मरियम नवाज की ऑडियोज आ रही थी और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही थी, मजाल है इनमें से किसी एक ने आके ये कहा हो कि जनाब की मरियम नवाज की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ये कोई तरीका कार नहीं है। जबकि सब जानते थे कि ये ऑडियोज एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑडियो नोट्स हैं जो कई साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी चल रहे थे। उसमें चूंकि सियासत हो रही थी एंड दे वर एंजॉयिंग इट, और वो उसके ऊपर बोलते भी थे, खुल के आके एक लाइन के अंदर सब आके पीपर्स भी देते थे, रिएक्शंस भी देते थे। नाउ दे आर एट द रिसीविंग एंड। मुस्लिम लीग नून या पीटीएम की मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको एंजॉय कर रही है विदाउट नोइंग दिस, कि इस वक्त जब मैं और आपके इस प्रोग्राम में बैठे हुए, कुछ पता नहीं मरियम नवाज की अपनी ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हूँ, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की इस वक्त ऑडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं, और आज से कई साल के बाद हो सकता है वो चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए क्योंकि ये सबके सब इस सिस्टम के काणे हैं, तो इस वजह से इनमें से कोई भी जो है वो आके इसको रेजिस्ट नहीं करेगा जब तक वो एंजॉय कर सकते हैं, जब तक उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, हकीकत ये है ये सिस्टम पूरा का पूरा इस हद तक करप्ट हो चुका है कि इनमें से कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, अगर अगले के साथ ज्यादती हो रही है तो हमें बोलना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानती हैं, मेरे ख्याल में मेरे साथ और भी दीगर 2 सीनियर सहाफी मौजूद हैं, हमारी अपनी फील्ड के अंदर भी ऐसे बहुत से काणे हैं, और मुझे तो डर उस बात का है कि किसी दिन अगर सहाफियों की ऑडियोज लीक होना शुरू हो गई तो फिर शायद इनका एहसास जागेगा और वो भी होने वाला है। मंसूर अली खान साहब, आपको खबर देती चलो, सहाफियों की भी ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आने वाली हैं। हबीब अकरम साहब, अंग्रेजी में कहा जाता है द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, क्योंकि मंसूर ने काणे की तशबीह दी, तो इस मुआशरे में काणे ही काणों को आगे लगाए हुए हैं और रहनुमाई की कोशिश कर रहे हैं। मगर सर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब मैं बार बार कहती हूँ किसी इदारे का वकार जो है वो अगर आज तकद्दुस जो है वो अगर इंटैक्ट है तो बताए दीजिए, तो कहाँ से आपको क्लैरिटी और कहीं रिलीफ या कोई लीडरशिप अब दिखाई देगी? हमने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनकी हालत हमारे सामने है और हम उन पे मातम भी कर सकते हैं, लेकिन यही इसी तरह के मौके होते हैं जिसमें टेस्ट आते हैं इदारों के। मिसाल के तौर पे मैं नहीं समझता कि बहुत सारी जो ऑडियोज आई हैं वो इस काबिल भी हैं कि उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश भी किया जाए या उनके ऊपर रिएक्ट भी किया जाए या उनके ऊपर मजीद उनके ऊपर तूल तोमार बांध के उनको वैलिडेट भी किया जाए। बहुत सारी ऑडियोज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इत्तफाक ऐसा है कि पॉलिटिकल लोगों की दरियाफ्त करता है, तो पॉलिटिकल लोग अपने मफाद के लिए किस अंदाज से किस ऑडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने एक टुकड़ा सुनवाया जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज कह रही हैं कि ये कौन सी ऑडियो किस मौके पे आएगी इसका फैसला मियां साहब करेंगे। तो गोया ऑडियोज और वीडियोज को संभालने का मकसद भी खालिस्तन सियासी है। तो इससे फिर यह भी अखज़ किया जा सकता है कि ये ऑडियोज और वीडियोज किसी कॉनाइवेंस के साथ खुद ही बनवा ली गई हों या किसी और अंदाज से इनके कुछ लोग बनाने वाले हों। मगर प्रॉब्लम इज हबीब, ये हमारी सियासत को डिक्टेट कर रही हैं। जी, तो ये हमारी सियासत को डिक्टेट नहीं कर रही, हमारी सियासत इन्हें इस्तेमाल करना चाह रही है। आप देख लीजिए कि पिछले कुछ मगर सर डिक्टेट भी हो रही है ना, मुल्क के हालात डिक्टेट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बेंचेस बन रहे और टूट रहे हैं इन मुबैना ऑडियो लीक्स पे, जिनके ना फोरेंसिक्स है ना जिनकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई भी अलग नहीं हो रही। कॉज लिस्ट आप देखें तो उन्हीं जी, आपने बिल्कुल वही बात की। बिल्कुल मैं आपकी बात से भी करता हूं कि यही एक्चुअली इन्हीं ऑडियोज और वीडियोस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब पिछले कुछ अरसे से महसूस जरा नोट कीजिए कि इन ऑडियोज और वीडियोस का हदफ कौन है। मतलब कुछ ऑडियोज वीडियोस हैं जो बड़ी मामूली सी नवीयत की हैं, लेकिन ज्यादातर ऑडियोज और वीडियोस ऐसी हैं जो किसी एक पार्टी को हदफ बना के लाई जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? वी ऑल नो क्यों हो रहा है। और सर वो इसलिए भी हो रहा है, जो पेमरा ने भी अभी बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी है। एक आम ये डिबेट भी मैं लाना चाहूंगी सर, बिकॉज ये तीसरी दफा बैन लगाया है इमरान खान साहब की तकरीर पे और बयानात पे। ये बैन जो है, लोग बहुत सा मुआजना और कंपैरिजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब बैन लगा वो कह रहे हैं तब भी गलत था, आज भी गलत था। क्या फर्क है दोनों में आपके नजदीक? देखिए महर, मैं ये समझता हूं कि बोलने का हक अनक्वालिफाइड है। ये वो हक है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, इन हुदूद में रह सकते हैं, उन हुदूद से निकल नहीं सकते। मैं समझता हूं कि इस तरह की जितनी भी पाबंदियां हैं दरअसल बुनियादी तौर पे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। हमारे दस्तूर में एक हाथ से ये हक दिया गया है और दूसरे हाथ से ये ले लिया गया है। तो जब आप किसी पर भी पाबंदी लगाते हैं तो बुनियादी तौर पे दरअसल कोई ना कोई ताकतवर ऐसा होता है जिसकी तरफ इशारा हो रहा होता है और वो ताकतवर अपने पोल खुलने से डरता है। तो जब आप किसी आवाज को दबाते हैं तो वो आवाज दबती तो नहीं है, और आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं दबती। तो दरअसल अच्छा, होल्ड दिस थॉट फॉर अ सेकंड क्विकली बिफोर मैं इमरान के पास जाऊं। मंसूर, हबीब ने कहा कि कोई ताकतवर है जो डर रहा होता है एक्सपोज होने से। डर्टी हैरी का जिक्र किया। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 48 घंटे पहले इमरान खान साहब का लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे, मिल बैठ के बात करने की और माफ करने की बात कर रहे थे, और उसके बाद फिर डर्टी हैरी, साइकोपैथ, दिमागी तवाजुन खराब है, ये तमाम तर बातें। ये क्या बात है? स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन है, मिलना बैठना भी चाह रहे हैं। ये भी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान नाम है सरबरा का सिर्फ और कोई नहीं, मगर फिर सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप, हाजिर सर्विस मेजर जनरल को टारगेट भी किया जाता है। कंफ्यूजन है अभी भी? आई थिंक कंफ्यूजन से ज्यादा आई वुड से कि फ्रस्ट्रेशन है। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं मामला को ठीक करूं। दो मेरे ख्याल में मेजर एरियाज थे जो इमरान खान जिसको मेंट करना चाह रहे थे। एक जो उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिया बिल्डअप किया था जिसके ऊपर 55 से 60 जल्द से उन्होंने किए। एक उनको आइडिया हो गया था कि ये मिसफायर हुआ है एंड आई हैव टू करेक्ट दिस, और वो पिछले कई महीनों से कोशिशें भी कर रहे हैं। अमेरिकी जो हुकाम हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं और उनको ये कह भी दें, और उन्होंने कह भी दिया कि जी हमें तो पहले पता लगा था ये शायद इंपोर्टेड हुआ है, ये सब कुछ नहीं, लेकिन ये तो एक्सपोर्ट हुआ है। ही चेंज हिज नैरेटिव नाउ। तो वहां पे तो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एंड जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला को तय करने का है, आरिफ अलवी साहब को भरपूर उन्होंने कोशिश की, जनरल बाजवा के साथ भी की थी, और अभी भी उन्होंने उनको टास्क दिया है कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात ठीक किए जाए। लेकिन इस मरतबा रिस्पॉन्स बहुत सख्त आ रहा है, वहां से बिल्कुल वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनरल बाजवा की जब एक्चुअली रिटायरमेंट हुई थी और नए आर्मी चीफ ने जब एक्चुअली ओहदा संभाला था, तो उस वक्त मेरे सोर्सेज जो जनरल बाजवा के सोर्सेज हैं, तो उस वक्त मुझे बताया गया था
कि इमरान खान साहब जो समझते रहे हैं ना कि जी मैं जनरल बाजवा साहब को जो है वो मीर जाफर मीर सादिक कह के तरनवाला करके जो है मैं जिस तरह मर्जी ट्रीट कर लूंगा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर हिम। और ये जो नए चीफ हैं इनके साथ ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में उन्होंने कैरेट एंड द स्टिक्स वाली कोशिश की है। पहले उन्होंने अटेम्प्ट की कि जी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब वहां से कोल्ड शोल्डर आया तो फिर उसके बाद आई थिंक नाउ इज डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एग्रेसिव मोड के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज ऑल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई थिंक। तो इमरान 78 मुकदमा दर्ज हो गए इमरान खान के खिलाफ, तो क्या हुकूमत इलेक्शन डिले ना करवा सकी तो अब इमरान खान को गिरफ्तार करके ही कहीं अपनी फतह समझ रही है मैदान में? क्या बात है ये? देखिए महर, बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है और उनको कोई उन मद्दे मुकाबिल जो है वो जिस पोजीशन पे है वो उनको कोई गिरा भी नहीं सकता, मां सिवाय ये कि इमरान खान ही इमरान खान को ना गिरा ले। अभी तक तो अक्टूबर 2021 से अब तक तो इमरान खान साहब का मुकाबला खुद इमरान खान साहब के साथ है और यही कुछ चल रहा है। और जो 78 मुकदमात हैं, 70 मुकदमात हैं, मसला ये है कि इमरान खान साहब उनको हैंडल किस तरह से कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुए किसी लीडरशिप के खिलाफ। ये हमारे यहाँ जो म्यूजिकल चेयर चल रही है, ये आज मेरी बारी, कल उनकी बारी, परसों किसी और की बारी। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि वाइजली इसको जो है वो, या पॉलिटिकली मैं अगर कहूँ तो इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके 2 पॉइंट थे। एक, उनको पता है वो खुद डीजीसी की पैदावार है और उनको ये अंदाजा है कि यहाँ पर मेरे मामला अगर ठीक होंगे, 2 रियासत के सतून हैं और दोनों रियासत के सतूनों के साथ उनकी, या फिर तीसरा अगर आप मीडिया कहना चाहें तो ये लोगों की, दोस्तों की मर्जी है। लेकिन जो मैनेज करके दी थी सारी की सारी चीजें, वो पाशा साहब ने दी थी, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने दी थी। अब अपने मुंह से वो मान रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। तो अभी भी उनकी जो मंसूर बात कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन है, वो चीजों को पॉलिटिकली डील करने की बजाय या फिर मुकदमात को कानूनी अंदाज में डील करने की बजाय वो अदालतों के साथ उसी तरह इसलिए कर रहे हैं कि एक घर से अगर मेरे मामला ठीक हो गए, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही। मुकदमात, अब मुझे बताएं। सैयद इमरान, शफकत, हबीब अकरम, मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, छोटा सा वक्फा लेते हैं, अहम तरीन इशू पे रोशनी डालेंगे वक्फे के बाद। मुल्क में जारी महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। अदारे शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर रवा हफ्ते महंगाई की शरह 41.07% रही और 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये महंगाई का तूफान IMF से मुआहिदा बहाल करने के लिए किए गए इकदाम के बाद आया है। 170 अरब रुपए के मिनी बजट, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, GST की शरह को 1% बढ़ाने और IMF की डिमांड्स पर अमल दरामद के बावजूद अभी तक IMF की तरफ से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। बल्कि IMF की पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा एस्तर परेज रूइज ने कहा है कि पाकिस्तान को यह यकीन दहानी करानी होगी कि पाकिस्तान के पास IMF प्रोग्राम की बकिया मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मौजूद है और बैरूनी फाइनेंसिंग उन इकदाम के सिलसिले की आखिरी कड़ी होगी कि जिनका मुतालबा पाकिस्तान से किया गया है। IMF नुमाइंदा की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब वजीर खजाना इसाक डार ये दावा कर चुके हैं कि बैरूनी फाइनेंस की यकीन दहानी IMF की फंडिंग क्लियरेंस शरायत में शामिल नहीं है। राइज हमने, आपको पता है हम सब कुछ कर चुके हैं। प्रोग्राम जो है, जो रिफॉर्म है हमारा प्रोग्राम लोन 950 मिलियन यार, उसका भी आना है। तो मेरा मतलब है कि आप ये तो नंबर को मैच करना तो वो उन्होंने, टू बी फेयर टू देम, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रायर एक्शन है, बल्कि उन्होंने कहा कि वी विल वर्क विद यू टू फिल दी एक्सटर्नल गैप। तो उनका जो ड्यू क्रेडिट उनको देना चाहिए। तो दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग। अब वजीर खजाना दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, फिर IMF की जानिब से बैरूनी फाइनेंसिंग की शर्त आफ्टर थॉट है या नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकाम पुरुमीद हैं कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन अभी तक चीन के अलावा किसी दोस्त मुमालिक ने पाकिस्तान की मदद करने का अंदिया नहीं दिया। इस वक्त पाकिस्तान को कम से कम $3 अरब की जरूरत है कि जिसे पूरा करने के लिए सऊदी अरब से $2 अरब, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से तकरीबन $1 अरब की वसूली जरूरी है। अभी तक सऊदी अरब, कतर और UAE की जानिब से कोई कमिटमेंट नहीं दी गई। हालांकि माजी में देखा गया है कि चीफ अवामी स्टाफ के दौरे सऊदी अरब के बाद इमदाद मौसूल हो जाती है, लेकिन इस बार
दोस्त ममालिक भी IMF की जानिब देख रहे हैं। IMF डील अनलॉक ना होने और महंगाई बेकाबू होने के बाद इसाक डार पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन वो पुरएतमाद हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। ये खराबी इमरान खान की पैदा करता है। हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। ये कहना कि हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। वो नॉन एंटिटीज है कि जी रिजाइन करे। भाई क्यों रिजाइन करूं मैं, कौन हो तुम? मुस्लिम लीग नवाज में हमारे जराई के मुताबिक डार साहब की कारकर्दगी के हवाले से ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि इत्तेहादी जमातों के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की सेकंड टियर लीडरशिप भी डार साहब की परफॉर्मेंस को मायूस कुन करार दे रही है। जमात की क़यादत से सवाल हो रहा है कि अगर डार साहब ने यही करना था तो फिर मिफ्ता इस्माइल को हटाने की क्या जरूरत थी। इस्लामाबाद में यह बात भी गर्म रही है कि डार को वजीर खजाना से हटाकर चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश को पर गौर किया जाए कि जिसे मियां नवाज शरीफ ने वीटो कर दिया है। वो समझते हैं कि अगर इसाक डार को हटाया गया तो ये लंदन कैंप की हार तस्वर होगी। डार साहब उम्मीद दिला रहे हैं कि जल्द IMF मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन गैर मुल्की कर्ज के साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने अपने पहले 7 माह के दौरान 18 खरब रुपए का कर्ज लिया है कि जिसमें आखिरी 6 माही में मजीद इजाफा होगा कि जिसके बाद सूद की अदायगियां 14 खरब रुपए इजाफे से 54 खरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।